हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे चैप्टर में घुसने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका सेंट्रल आइडिया पता है, बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई भी चार्ज मूव करता है, चाहे वो एक वायर में बहता हुआ करंट हो या एक अकेला इलेक्ट्रॉन, वो अपने आसपास एक इनविजिबल फील्ड बना देता है और इसी फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सीधा सा हिसाब है, मोशन से पैदा होता है मैग्नेटिज्म। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी फैंटास्टिक कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, आम बेसिक फोर्स से लेकर उन कमाल की मशीन्स तक जो इस प्रिंसिपल पर चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम आएंगे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे। फिर हम मैग्नेटिक फोर्स की ताकत को समझेंगे और देखेंगे कि ये बेचारे चार्ज्ड पार्टिकल्स को कैसे नचाती है। उसके बाद हम सीखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसके लिए हमारे पास दो मास्टर टूल्स हैं, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। फाइनली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रियल लाइफ में देखेंगे, मोटर्स में, गैल्वेनोमीटर में, साइक्लोट्रॉन में, और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल रॉक सॉलिड बना लेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनका आपस में क्या रिश्ता है? सदियों तक लोग इन्हें दो बिल्कुल अलग अलग फोर्सेस मानते थे। फिर 1820 में एक साइंटिस्ट थे, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। वो एक लेक्चर दे रहे थे और उनकी टेबल पर एक वायर पड़ी थी जिसमें से करंट बह रहा था और पास में ही एक कंपास रखा था। जैसे ही उन्होंने करंट ऑन किया, उन्होंने देखा, अरे कंपास की सुई हिल गई। ये एक एक्सीडेंट था, अ प्योर एक्सीडेंट, लेकिन एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने दुनिया बदल दी। इसने पहली बार प्रूव किया कि एक मूविंग चार्ज यानी करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यही वो लिंक है जो इस पूरे चैप्टर की जान है। ओके, चलो इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से तो हम सब फेमिलियर हैं। इसका सोर्स कौन है? एक स्टैटिक यानी आराम से बैठा हुआ चार्ज, और ये किसी भी चार्ज पर फोर्स लगाती है, चाहे वो रुका हो या चल रहा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यानी बी थोड़ी, कह सकते हैं, नखरे वाली है। इसका सोर्स हमेशा एक मूविंग चार्ज या करंट ही हो सकता है। रुका हुआ चार्ज, नो मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी फोर्स भी सिर्फ मूविंग चार्जेस पर ही लगती है। अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप बैठा है, V = 0, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, 0। अब फॉर्मूला में खुद देख लो, F = Q V × B। अगर V 0 है तो फोर्स F भी 0 हो जाती है। यही इन दोनों का सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब पढ़ना जरूरी क्यों है? तो जरा अपने आसपास देखो, आपके घर का पंखा, वॉशिंग मशीन की मोटर, आपके फोन का स्पीकर, हॉस्पिटल्स में लाइफ सेविंग MRI मशीन्स, ये सब, लिटरली सब कुछ इसी चैप्टर के प्रिंसिपल्स पर काम करता है। स्पीकर्स में एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे पीछे वाइब्रेट करती है और साउंड पैदा करती है। MRI मशीन्स तो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करके बॉडी के अंदर तक झांक लेती हैं। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चैप्टर को तो घोल के पी जाओ। बोर्ड एग्जाम्स हो या JEE और नीट, ये सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स में से एक है। तो मतलब साफ है, ये कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकल लाइफ और एग्जाम्स दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उस फोर्स की कुंडली निकालते हैं जो एक चार्ज फील करता है। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब इस जगह में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। ऐसे में उस बेचारे पर दोनों फील्ड्स फोर्स लगाएंगी। उस पर लगने वाली इस टोटल या नेट फोर्स को ही हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स, साइंटिस्ट हेनरिक लॉरेंस के नाम पर। लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है F = QE + QV × B। इसका पहला हिस्सा QE, यह तो है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारा पूरा फोकस है इसके दूसरे हिस्से पर, द मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम FM से लिखते हैं। सो FM = QV × B। यहाँ V चार्ज की वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो V × B है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब ही यही है कि जो फोर्स F लगेगी, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला है F = QVB sin थीटा, जहां थीटा V और B के बीच का एंगल है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगा। पर डायरेक्शन पता कैसे करें? इसके लिए एक सुपर हैंडी टूल है, द राइट हैंड रूल। चलो मेरे साथ करो। अपना राइट हैंड उठाओ, अपने अंगूठे यानी थंब को वेलोसिटी V के डायरेक्शन में रखो। अपनी सारी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन में पॉइंट करो। अब आपकी हथेली यानी पाम जिस डायरेक्शन में धक्का देगी, वही है मैग्नेटिक फोर्स FM की डायरेक्शन। लेट्स ट्राई इट।
अगर वेलोसिटी राइट में है और बी फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स आपकी स्क्रीन से बाहर आएगी। याद रखना, ये रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? इट्स रियली सिंपल। आप पहले उसे पॉजिटिव चार्ज मानकर राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकाल लो। अब जो भी डायरेक्शन आई है ना, फोर्स उसके ठीक एकदम ऑपोजिट 180 डिग्रीज उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। अगर राइट हैंड रूल से फोर्स ऊपर आ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर सेम कंडीशंस में फोर्स नीचे लगेगी। ये छोटी सी डिटेल न्यूमेरिकल्स में हीरो को जीरो बना सकती है, इसको हमेशा याद रखना। चलो अब दो स्पेशल केसेस देखते हैं जो सीधे सीधे F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा से निकलते हैं। केस 1, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या एंटी पैरेलल यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मूव कर रहा है, इन दोनों केसेस में साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों की वैल्यू 0 होती है। इसलिए फोर्स भी क्या होगी? 0। मतलब अगर आप एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही फायर कर दो, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, वो बिना डिस्टर्ब हुए सीधा निकल जाएगा। केस 2, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंटर करता है, तब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसलिए इस केस में फोर्स मैक्सिमम लगती है। और कितनी? F इज इक्वल टू QVB। तो अब हमें पता है कि मूविंग चार्ज पर फोर्स लगती है, लेकिन इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का रास्ता कैसा होगा, यही हम अब एक्सप्लोर करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स की एक बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी है, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। अब सोचो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स FD cos phi। यहाँ फोर्स हमेशा वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो एंगल हुआ 90 डिग्री और cos 90 डिग्री होता है 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई काम नहीं करती, इसलिए वो पार्टिकल की स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी को बदल ही नहीं सकती, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। और ऐसी फोर्स जो सिर्फ डायरेक्शन बदले, स्पीड नहीं, वो पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में घुमाती है। ओके, चलो इसको डिराइव करते हैं। जब चार्ज फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंटर करता है, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है, F इज इक्वल्स टू QVB। यही मैग्नेटिक फोर्स उसको गोल घुमाने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल्स टू mv² बन जाती है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को आमने सामने रख सकते हैं। QVB इज इक्वल्स टू mv²/r। अब देखो, लेफ्ट साइड का V राइट साइड के v² से कैंसिल हो जाएगा। R को उधर ऊपर ले जाओ और QB को इधर नीचे ले आओ, हमें मिलेगा R इज इक्वल्स टू mv डिवाइड बाई QB। ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। mv क्या है? पार्टिकल का मोमेंटम। तो रेडियस मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना भारी या तेज पार्टिकल, उतना बड़ा सर्कल, और रेडियस चार्ज Q और मैग्नेटिक फील्ड B के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड, उतना टाइट छोटा सर्कल बनेगा। अब निकालते हैं टाइम पीरियड, यानी एक पूरा चक्कर काटने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है। सिंपल फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एक चक्कर का डिस्टेंस होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr और स्पीड है v, सो t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v। अब इसमें हम r की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में निकाली थी, r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। तो t बन जाएगा t इज इक्वल टू 2πmv डिवाइडेड बाय qb डिवाइडेड बाय v। अब देखो, ऊपर नीचे v से v कैंसल और हमें मिलता है t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय qb। और अब आने वाला है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखो इस फॉर्मूला को, इसमें कहीं भी v या r नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी या रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता। कमाल की बात है ना? चाहे पार्टिकल फास्ट चले या स्लो, छोटे सर्कल में घूमे या बड़े, एक चक्कर पूरा करने में उसे हमेशा हमेशा सेम टाइम लगेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज साइक्लोट्रॉन में होता है। लेकिन क्या हो अगर चार्ज न 0 डिग्री पर एंटर करे, न 90 डिग्री पर, बल्कि बीच के किसी एंगल थीटा पर? ऐसे में हम वेलोसिटी v को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, जिसे हम v पैरेलल कहते हैं, v पैरेलल इज इक्वल्स टू v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर, जिसे v परपेंडिकुलर कहते हैं, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू v sin थीटा। अब v पैरेलल वाले हिस्से पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो इस वेलोसिटी से पार्टिकल सीधा आगे बढ़ता रहेगा, और v परपेंडिकुलर वाले हिस्से की वजह से वो गोल गोल घूमेगा। जब ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं, पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है, तो उसका नेट पाथ क्या बनेगा? एक स्प्रिंग। इसे स्प्रिंग जैसे पाथ को हम हिलिक्स कहते हैं। ओके, अब तक हमने देखा कि गिवन मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर क्या असर डालती है। अब हम गेम को रिवर्स कर रहे हैं। अब हम ये सीखेंगे कि एक मूविंग चार्ज यानी एक करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता कितना है,
उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स में हमारे पास दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं, बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ये लॉ पूरे वायर की फील्ड नहीं बताता, ये बताता है कि वायर के एक बहुत ही छोटे से नन्हे से टुकड़े एक करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितनी होगी। फॉर्मूला है dB = μ0/4π इंटू IDL sin θ/r²। चलो इसे तोड़ते हैं। आइडियल वो छोटा सा करंट का टुकड़ा है, r उस टुकड़े से पॉइंट P की दूरी है और थीटा उस आइडियल वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब पूरे वायर की फील्ड निकालने के लिए हमें इन छोटे छोटे dB को पूरी वायर की लेंथ पर जोड़ना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हर बार इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे ना, तो फिजिसिस्ट ने हमारे लिए कुछ कॉमन शेप्स के रिजल्ट्स पहले से निकाल के रखे हैं, इन्हें बस याद कर लो। एक बहुत लंबी सीधी वायर से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होती है B = μ0I/2πr। एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस r है, उसके I सेंटर पर फील्ड होती है B0 = μ0I/2r। और एक सोलेनॉइड जो कि एक स्प्रिंग जैसी टाइटली वाउंड कॉइल होती है के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है B = μ0NI, जहां n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इनकी डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो तो आपकी मुड़ती हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती हैं। अब आते हैं एम्पेयर्स लॉ पर। ये बायोट-सावर्ट लॉ का ही एक अलग रूप है, बट ये एक स्मार्ट शॉर्टकट है। ये कैलकुलेशन को बहुत बहुत आसान बना देता है, खासकर उन केसेस में जहां हाई सिमेट्री हो, जैसे कि लंबी वायर, सोलेनॉइड या टॉरॉइड। ये लॉ कहता है कि अगर आप एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप, जिसे एम्पेरियन लूप कहते हैं, बनाओ, तो उस लूप पर B.dl का लाइन इंटीग्रल उस लूप के अंदर से टोटल कितना करंट I इनक्लोज जा रहा है उसका μ0 टाइम्स होता है। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। हम बस एक ऐसी एम्पेरियन लूप चूज करते हैं जहां B कांस्टेंट हो, ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ओके, तो अब हम फील्ड कैलकुलेट करना जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये फील्ड्स करंट कैरिंग वायर्स और लूप्स पर कैसे फोर्स और टॉर्क लगाती हैं, क्योंकि यही फोर्सेस एंड टॉर्क्स हैं जिनके बेसिस पर हम मोटर्स, गैल्वेनोमीटर्स और दूसरे प्रैक्टिकल डिवाइसेस बना पाते हैं। मतलब अब हम थ्योरी को इंजीनियरिंग से जोड़ने जा रहे हैं। जैसे एक अकेले मूविंग चार्ज पर फोर्स लगती है, वैसे ही एक पूरी वायर जिसमें करंट यानी चार्जेस की फौज बह रही हो, उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है। एक L लेंथ की सीधी वायर पर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला है F = IL × B, जिसका मैग्नीट्यूड है F = ILB sin θ। नाउ इसकी डायरेक्शन के लिए एक नया रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने लेफ्ट हैंड की पहली 3 उंगलियों, थंब, फोरफिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। अगर फोरफिंगर फील्ड B की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट I की डायरेक्शन में हो, तो आपका थंब उस वायर पर लगने वाली फोर्स या मोशन की डायरेक्शन बताएगा। इसे मोटर रूल भी कहते हैं, क्योंकि मोटर्स इसी पर चलती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। जब 2 पैरेलल वायर्स में करंट चलता है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। क्यों? सिंपल, वायर 1 अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वायर 2 उस फील्ड में रखी है तो उस पर F = ILB से एक फोर्स लगती है। सेम चीज वायर 1 के साथ होती है। इसका फाइनल रिजल्ट बहुत सिंपल और आसान है याद रखने के लिए। अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, सेम डायरेक्शन में दोस्ती, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में दुश्मनी। सिंपल। आप सोचो, अगर हम एक सीधी वायर के बजाय एक रेक्टेंगुलर लूप लें और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें। लूप की 2 साइड्स पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से एक साइड पर फोर्स ऊपर लगेगी और दूसरी साइड पर नीचे। ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक कपल बनाती हैं, जिससे एक टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क पैदा होता है, और एसी टॉर्क की वजह से लूप घूमने लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला है τ = NIAB sin θ, जहां N है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, A है लूप का एरिया और B है मैग्नेटिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जो छोटे मोटे करंट्स को डिटेक्ट करने के काम आती है। इसका प्रिंसिपल भी टॉर्क ही है। जब इसकी कॉइल से करंट I पास होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क τ = NIAB लगता है जो उसे घुमाता है।
इस कॉइल से एक स्प्रिंग भी जुड़ी होती है। जब कॉइल घूमती है तो स्प्रिंग में एक उल्टा रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है जो उसे वापस लाने की कोशिश करता है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क आपस में बराबर हो जाते हैं, तब NIAB = K phi। यहाँ से हम देखते हैं कि करंट I डिफ्लेक्शन phi के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर या वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। एमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस यानी शंट लगा दो, और वोल्टमीटर बनाने के लिए इसकी सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन साइक्लोट्रॉन को समझेंगे। ये डिवाइस उन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करती है जो हमने अभी पढ़े हैं, लॉरेंस फोर्स और सर्कुलर मोशन, और उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसे अ काइंड ऑफ पार्टिकल को रेस करवाने वाली मशीन कहते हैं। ये हैवी चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड यानी बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए यूज की जाती है। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कैंसर थेरेपी और न्यूक्लियर रिसर्च में काम आते हैं। साइक्लोट्रॉन में 2 डी शेप्ड हॉलो मेटल कंटेनर्स होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। यहाँ 2 प्लेयर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम है घुमाओ, वो पार्टिकल को सेमी सर्कुलर पाथ में घुमाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है भगाओ। डीज के बीच के गैप में एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हर बार जब पार्टिकल गैप क्रॉस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक किक मारती है और उसकी स्पीड बढ़ा देती है। स्पीड बढ़ने से रेडियस r = mv/qb भी बढ़ता है, तो पार्टिकल बड़े से बड़े स्पाइरल पाथ में घूमता रहता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की फ्रीक्वेंसी पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी v = qb/2πm के आयन बराबर होनी चाहिए ताकि हर बार उसे सही टाइम पर किक मिले। चलिए पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन की डिटेल्स दी गई हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। हमें फील्ड B, वेलोसिटी v, चार्ज E और मास m सब कुछ दिया गया है। हमें पता करना है कि ये कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहला स्टेप हमेशा फॉर्मूला लिखना है। रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला है r = mv/qb। अब बस सारी गिवन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल दो। मास की जगह मास, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी एंड सो ऑन। कैलकुलेशन में पावर्स ऑफ 10 को अलग से हैंडल करो और नंबर्स को अलग। जब आप इसे केयरफुली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 0.0199 मीटर्स। इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आएगा 1.99 सेंटीमीटर्स। सिंपल। अब दूसरा सवाल, हमें 2 लंबी पैरेलल वायर्स दी गई हैं। पहली में करंट 5 एम्पियर, दूसरी में 10 एम्पियर। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। उनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, जिसे हम SI यूनिट्स में 0.1 मीटर लिखेंगे। हमें उनके बीच लगने वाली फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। सोल्यूशन का पहला स्टेप, नेचर ऑफ फोर्स। क्योंकि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हैं, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ F = μ0 I1 I2 upon 2πd। यहाँ μ0 की वैल्यू होती है 4πx 10⁻⁻7। इसको फॉर्मूला में डालो। ऊपर का 2π नीचे के 4π से कैंसिल होके 2 बचेगा। बाकी वैल्यूज डालकर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1x 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। और एंड में डायरेक्शन जरूर लिखना, अट्रैक्टिव। ओके, हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने मार्क्स बचा सकते हैं और फिर पूरे चैप्टर को जल्दी से की पॉइंट्स के साथ समराइज करेंगे। सो अ क्रूशियल पॉइंट इज टू अवॉइड दीज एरर्स। सबसे कॉमन गलती राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल में कंफ्यूज हो जाना। याद रखो, राइट हैंड रूल एक सिंगल चार्ज के लिए है और लेफ्ट हैंड रूल एक करंट कैरिंग वायर के लिए। दूसरी गलती, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालकर छोड़ देना, हमेशा डायरेक्शन मेंशन करो। तीसरी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना मत भूलना। चौथी, न्यूमेरिकल्स में सभी यूनिट्स को SI में कन्वर्ट करना हमेशा। और पांचवी, फॉर्मूला में एंगल को आराम से देखो कि साइन थीटा यूज करना है या कॉस थीटा। ये सिली मिस्टेक्स नहीं है, ये रैंक डिसाइडो मिस्टेक्स है, इनसे बचना है। एंड फाइनली, ये है आपके रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट। लॉरेंस फोर्स, सर्कुलर पाथ का रेडियस, एक लंबी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर्स लॉ, एक वायर पर फोर्स और एक लूप पर टॉर्क। ये फॉर्मूलाज इस चैप्टर की आत्मा हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने सीखा कि कैसे एक मूविंग चार्ज यानी करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो, अगर मोशन से मैग्नेटिज्म बन सकता है तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या एक बदलती हुई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है? इसके बारे में सोचिए, क्योंकि यही सवाल हमें हमारे अगले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ ले जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।